सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेके मुंबई नगरी से। आज के दिन मैं आपको वो किस्सा सुनाऊँगा जो शायद आपने नहीं सुना होगा या बहुत कम कहीं ज़िक्र उसका मिलता है। वो किस्सा है मुंबई के बहुत जाने पहचाने, वेल रिस्पेक्टेड और एक अपने आप में एक डिफरेंट पर्सनैलिटी रखने वाले शख्स की, जो मुंबई कस्टम में प्रिवेंटिव ऑफिसर का काम करता था, फारूक बटाटा वाला। वो शख्स ने एंटी स्मगलिंग में इतने साल काम किया, बड़े बड़े ऑफिसर के साथ काम किया, जिनमें दयाशंकर साहब एक थे, और उनके जैसे और जितने उनके पहले बाद में ऑफिसर आए, उन सब के साथ उस आदमी ने बेसिकली एंटी स्मगलिंग ऑपरेशंस में बहुत बड़ा काम किया। वो अपने आप में एक जिसको कहते हैं कि एक यादगारी किस्म का शख्स था। बहुत अच्छी मेमोरी थी और बहुत पकड़ थी उसकी क्रिमिनल गैंग्स के ऊपर जो स्मगलिंग को अंजाम दिया करते थे। वो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया था स्मगलर्स का। खाली मुंबई ही नहीं, मुंबई के बाहर जो जितने कोस्ट लगते हैं जहाँ पे स्मगलिंग का सामान लैंडिंग किया जाता था, लैंडिंग के बाद उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता था, कैसे अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता था, एक एक शख्स की कुंडली फारूक बटाटा वाला के पास थी। एक्चुअली वो अकेला आदमी नहीं था, उस किस्म के 6-7 इक्वली गुड ऑफिसर और भी थे कस्टम में, जैसे नारायण सिंह था, नरेंद्र कुमार भारद्वाज था, एक बड़े और इस किस्म के ऑफिस जगयासी थे, मिस्टर नायर थे। तो ये काफ़ी ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने उस ज़माने में, और भी बहुत थे, मैं अभी अचानक एकदम उनके नाम याद नहीं आ रहे, जिन्होंने अपने करियर में कभी तो कस्टम इंटेलिजेंस यूनिट CIU में काम किया, कभी R&I में रमेजिंग एंड इंटेलिजेंस में काम किया, कभी एंटी स्मगलिंग यूनिट में काम किया, और कभी मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग, एक बड़ी स्पेशलाइज्ड यूनिट है कस्टम्स की, जो समुंदर में जो समुंदर के थ्रू पानी पे रास्ते जो स्मगलिंग होती है उसको मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग M&P कहा जाता है, जिसका ऑफिस मेरीन ड्राइव जो मुंबई की है उसके साथ जो प्रिंसेस रोड का जो ब्रिज है, फ्लाईओवर है, बॉम्बे का सबसे पुरानों में से गिना जाता है, उसके नीचे छोटी सी गली में रेलवे लाइन के किनारे जो मेरीन लाइन से जो ट्रेन चर्चगेट जाती है, उस लाइन के ऊपर लाल रंग की एक ही बिल्डिंग हुआ करती थी, जिसमें मेरीन प्रिवेंटिव विंग का ऑफिस हुआ करता था। उसी बिल्डिंग में कुछ और भी सरकारी दफ्तर थे, लेकिन मेन ऑफिस जो था वो वहीं पे था जहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने अपने ज़माने में काम किया। वहाँ पे एक समय पे उसका इंचार्ज SN थापा भी हुआ करता था, जो बाद में बॉम्ब ब्लास्ट केस में पकड़ा गया और कैंसर से उसकी मौत हो गई। उसके पहले काफ़ी सारे ऑफिसर, दयाशंकर वहाँ पे काफ़ी साल रहे, बड़े केस वहाँ से सॉल्व किए। लोग जैसे क्रिमिनल्स क्राइम ब्रांच से डरते हैं, इसी तरह जो स्मगलर थे हिंदुस्तान भर के, वो इस मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग से डरते थे। और उसी विंग में जो ये फारूक बटाटा वाला था, इसने काफ़ी साल काम किया, कस्टम में काम किया। तो ये उनकी एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड थी। लेकिन उसके अलावा वो आदमी भिंडी बाज़ार एरिया की पैदाइश था। भिंडी बाज़ार एरिया जो जिसके चारों तरफ पूरे गैंगस्टर्स के अड्डे, करीम लाला का अड्डा, दाऊद का एरिया, हाजी मस्तान का एरिया, उसके यूसुफ पटेल का एरिया, उसके बाद मुस्तफ़ा मजनू, मुस्तफ़ा मोहम्मद, डोसा ब्रदर्स, और कितने सारे स्मगलर जो सब
बासु दादा, जितने भी स्मगलर उस ज़माने के हुए सब के सब तकरीबन उसी एरिया के थे। और उसी एरिया में स्मगलिंग किया हुआ सामान थोक में और रिटेल में, होलसेल में और रिटेल में बेचा जाता था। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही फारूक बटाटावाला का लेना देना इन जो वाइट कॉलर क्रिमिनल्स थे इनके साथ रहा। कहा तो ये भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम का स्कूल में क्लास फेलो भी था। एक ज़माने में दोनों की दोस्ती थी, लेकिन हुआ ऐसे कि दाऊद स्कूल वगैरह छोड़ के वो स्मगलिंग के फील्ड में पड़ गया। बाद में अपने अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट चलाई और बटाटावाला एक कस्टम ऑफिसर बन गया, जिसका काम था स्मगलिंग को रोकना या स्मगल की हुई चीज़ों को पकड़ना, सीजर, सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस करने। तो ये उसका एक दोनों में कंट्रास्ट था। एक दोस्त इस तरफ चला गया और दूसरा दोस्त दूसरी तरफ। तो ये एक बटाटावाला की एक पुरानी बैकग्राउंड थी। बहुत रिस्की ऑपरेशन उस आदमी ने किए। ख़ास तौर पे 93 के ब्लास्ट में मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि जितना काम मुंबई पुलिस ने अच्छा किया था उस ज़माने में, वांटेड आरोपियों को पकड़ना, पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको नंगा करना, उससे पर्दाफाश करना, उसमें जो आधा काम तकरीबन जो कस्टम की टीम में किया, जिसके लीडर उस समय दयाशंकर साहब थे, उनके साथ जो कस्टम ऑफिसर की टीम थी जिन्होंने बहुत सारे लैंडिंग एजेंट्स को, स्मगलर्स को, जो लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन लैंडिंग ऑफ RDX, AK-56, हैंड ग्रेनेड्स, एम्यूनिशन, वो सब को जो टीम ने जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस की मदद की, उस टीम में फारूक बटाटावाला भी वन ऑफ देम, उनमें से एक था। तो ये कई लोगों को ये गलतफहमी है कि पूरे का पूरा काम बटाटावाला ने किया, लेकिन नहीं, उसके साथ और एक पूरी 12-13 ऑफिसर्स की टीम थी जिसने अच्छा काम किया, शलाघा योग काम किया। तो ये एक करैक्टर था फारूक बटाटावाला का। लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा हाइपर शक्की मिजाज, वो तो ऐसे लोगों के लिए शक करना एक क्वालिटी होती है, बुरी बात नहीं है। जब तक आप सस्पिशियस नहीं होगे तो आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं सकते। तो किसी के पीछे लगना, जुर्म की, क्राइम की दुनिया से कुछ बातें निकालनी करना, उसके लिए शक का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शायद फारूक बटाटावाला ज़रूरत से ज़्यादा ही शक्की था। मैं बहुत सारे दर्जनों ऑफिसर्स को जानता हूँ जिनकी नेचर काम करते 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 उनकी शक करना उनकी नेचर का, स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। आपसे बात करते करते भी आपसे शक करेंगे कि आप ये बातें क्यों पूछ रहे हो, कहीं ये बातें स्मगलर के पास तो नहीं पहुंच जाएंगी। तो ऐसे लोगों के जो रिश्ते जो है उनमें कहीं ना कहीं खटास पड़ जाती है। ऑफिस में भी कहीं अपने सीनियर्स पे शक करना, कहीं अपने टीममेट से भी शक करना या अपने जूनियर्स पे शक करना, उनके ऊपर डिस्क्रीट निगाह रखनी, उनकी बैकग्राउंड ढूंढते रहना, चोरी छुपे उनका पीछा करना, कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं। तो इस किस्म की ओवर इंटेलिजेंस इन इस वर्क, मैं इसको उसकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहूँगा, अपनी तरफ से तो जो कर रहा था सही कर रहा था, लेकिन ओवर इंटेलिजेंस जो होती है वो कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग रन वो नुकसान उठाती है। तो आप तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोगों की ज़िंदगी में दखलंदाजी जो है वो काफ़ी उसका असर काफ़ी बुरा इन द लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो ये कुछ फारूक बटाटावाला की फितरत के पहलू थे। मैंने कहा वो ख़जाना था नॉलेज का, इसमें कोई शक नहीं है। जितने सोर्सेज, खबरी, इन्फॉर्मेंट्स और इस किस्म के और सोर्सेज दूर तक पहुंचने के वो उसके पास बहुत थे।
और उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके जब ऑपरेशन होते थे तो जिन ऑपरेशन में बटाटा वाला होता था वो तकरीबन 90% सक्सेस ऑपरेशन होते थे। बड़े बड़े गोल्ड के सीजर हुए, ड्रग के सीजर्स हुए और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के सीजर हुए, कपड़े के सीजर्स हुए, आर्म्स के भी हुए, ज्वेलरी के हुए, डायमंड्स के हुए। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहां फारूक बटाटा वाला ने इंफॉर्मेशन गैदरिंग ना की हो और उस इंफॉर्मेशन को उसके अंजाम तक ना पहुंचाया हो। तो उसी चक्कर में इट वाज पार्ट ऑफ हिज जॉब एंड हिज लाइफ कि उसका वास्ता क्रिमिनल से भी पड़ता था, स्मगलर से भी पड़ता था, हमारे जैसे प्रेस वालों से भी उसको वास्ता पड़ता था, पुलिस वालों से भी दोस्ती रखनी पड़ती थी। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आईबी हुआ, रॉ हुआ, कहीं भी हुआ, सीबीआई हुआ, तो वहाँ भी जो उसके लेवल के जो ऑफिसर्स थे, क्योंकि इन एजेंसीज में लोग भी कोई कस्टम से डेपुटेशन पे गया होता है, कोई इनकम टैक्स से डेपुटेशन पे जाता है, कोई लोकल पुलिस से डेपुटेशन पे जाता है। तो इनका कई हमारी एजेंसीज का अपना कोई परमानेंट काडर नहीं होता, तो लोग बाकी डिपार्टमेंट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही इन बड़ी एजेंसीज में 4 साल, 5 साल, 10 साल वो डेपुटेशन पे जाते हैं, अपना काम करके वापस आ जाते हैं। तो मैं ऐसे बहुत सारे ऑफिसर को जाता हूँ जो जिन्होंने अपने कैरियर में बहुत अच्छा काम किया डेपुटेशन पे जाके भी। तो कस्टम के बहुत सारे ऑफिसर सीबीआई में गए, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके वापस आए और अच्छा काम किया। इसी तरह इनकम टैक्स के बहुत सारे ऑफिसर एनफोर्समेंट में आए या और दूसरे डिपार्टमेंट्स में गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसी तरह सीबीआई के ऑफिसर एनआईए में गए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और तो ये कहने का मतलब है कि एक सर्विस का एक तजुर्बा जो है, एक्सपीरियंस, वो इन ऑफिसर्स के बहुत काम आता है और उसका देश को, आम जनता को, देश के खजाने को, उनके डिपार्टमेंट को बहुत फ़ायदा होता है। तो इन अच्छे ऑफिसर्स में से ये फारूक बटाटा वाला एक था। जैसे मैं कहा कि जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग सिस्टम जो है, उस ज़माने में टेक्निकल सर्वेलेंस इतनी नहीं होती थी कि आप किसी का लैंडलाइन फ़ोन या मोबाइल फ़ोन जो बाद में आए या बीच में पेजर्स थे, उनको आप रेगुलरली लाइन पे लेके उनकी बातें सुन के उससे खबर निकालनी, टावर के थ्रू उनकी लोकेशन निकालनी। तो ये सब सहूलतें उस ज़माने में फारूक बटाटा वाला जैसे ऑफिसर्स के पास नहीं थी। तो उनको उस ज़माने में जो ग्राउंड लेवल पे ही उनको इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो थी वो इकट्ठी करनी पड़ती थी, जिसको नॉर्मली हम लोग इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स की भाषा में ह्यूमन इंटेलिजेंस कह देते हैं। तो वो ज़्यादा माने रखती थी उस ज़माने में। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदरिंग में आपको ह्यूमन से वास्ता पड़ता है। तो यही कारण था कि फारूक बटाटा वाला की काम करते करते दोस्ती हो जाती है कुछ लोगों से, जिनमें हुसैन रुस्तरा एक, उसी तरह शफ़ी तूफ़ानी दूसरा आदमी, सैदुल्ला तीसरा आदमी, खान एक था, उसका फर्स्ट नेम मैं भूल गया, वो चौथा आदमी। उसी तरह प्रेस वालों के साथ, कुछ बड़े पत्रकारों के साथ बहुत अच्छी उसकी दोस्ती रही है, मेरे साथ भी रही है बहुत साल, 12-13 साल हम लोग कई केसेस पे साथ में काम भी किया हमने, कई इन्फॉर्मेशन शेयर की एक दूसरे की। तो उससे अच्छी खबरें भी मिली मुझे बहुत, जो मैंने अखबारों में छापी, दूसरे रिपोर्टर्सों को भी मिली, जो मेरे से पहले आए, जो मेरे से बाद में आए। उनमें जे ने शायद, मुझे किसी ने बताया कल कि उसने भी शायद उसका जिक्र किया है, हुसैन जैदी ने भी कहीं जिक्र किया है उसका। तो उसका हर किस्म के लोगों से, मेरा कलीग हुआ करता था केतन मोदी डेली न्यूज़पेपर में, उसके साथ बहुत अच्छी बनती थी। उसके पहले प्रदीप शिंदे हमारे चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे, उनके साथ बटाटा वाला की बहुत अच्छी बनती थी। तो मैं ये नाम सब इसीलिए ले रहा हूँ कि ये प्रेस वालों से इंटरेक्शन करना, क्योंकि कुछ बातें जब आपकी डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं सुनी जाती हैं, आपको डिपार्टमेंट में कहते हो कोई एक्शन नहीं होता,
आपके सीनियर्स नालायक हैं या काम नहीं करना चाहते या कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ अंडरवर्ल्ड से मिली हुई है, जैसे स्मगलर से मिले हुए हैं, तो उनको सीधा करने के लिए सबसे बढ़िया साधन माध्यम जो होता है वो मीडिया होता है, प्रेस होती है। तभी टेलीविज़न तो मीडिया था नहीं, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन कि एक प्रिंट मीडिया था, न्यूज़पेपर, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी के ये पेपर थे। तो उनके साथ वो सब के साथ बना के अपनी तरीके से जो जितनी बात वो पब्लिक कर सकता था, हर बात तो बता नहीं सकते प्रेस को, तो वो बता के, क्योंकि बातें अच्छी होती थी, हमें भी अच्छी लगती थी, एक्सक्लूसिव भी होती थी, तो वो जब अखबारों में वो खबरें छपती थी तो उनका असर दूर तक जाता था। तो सरकारें भी हिलती थी, डिपार्टमेंट को भी काम करना पड़ता था। तो इस तरह से उसका जो एक नेटवर्किंग की जो क्वालिटी थी वो फारूक बटाटा वाला में बहुत थी। हर 15-20 दिन, महीने के बाद डिफरेंट प्रेस वाले लोगों के साथ कहीं ना कहीं शाम को ऑफिस आवर के बाहर वो बैठता था, खाना पीना करना, बातें करनी, नाश्ता करना, जो भी है। इस तरह मतलब एक पर्सनल टच भी फारूक बटाटा वाला रखता था। लेकिन जैसे जैसे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, स्मगलर्स का नुकसान होता गया, हवाला वालों का नुकसान होता गया, इलीगल काम करने वाले लोग परेशान होते गए, तो कहीं ना कहीं उसको टारगेट करने की कोशिश शुरू हुई। वो थोड़ा सा इतना वर्क प्रेशर कहो या कुछ काम नहीं हो रहे थे उनको लेके, वो फ्रस्ट्रेटेड भी होने लग गया था। तो उसी चक्कर में एक दिन उसका एक पड़ोसी था, सैफुद्दीन, सैफुल्ला इसका नाम था शायद, उसका दुकान थी वहाँ पे, एक रेस्टोरेंट था छोटा सा, फारूक बटाटा वाला के घर के पास। वो शख्स ने कुछ वो बीएमसी की खबरें निकाल के लाया करता था कि कौन सी इलीगल बिल्डिंग को बीएमसी वालों ने कितने पैसे लेके उसको लीगल कर दिया, जहाँ इलीगैलिटीज़ को छुपाने के लिए कितने पैसे लेते हैं, वो बिल्डिंग में से कितनी बेनामी बिल्डिंग्स हैं, कौन सी किस स्मगलर की हैं, कौन सी बिल्डिंगें किस क्रिमिनल की हैं। तो इस किस्म की उस इलाके की अंदर खाते खबरें वो निकाल के ला के फारूक बटाटा वालों को देता था। वो अपना एक सीक्रेट नोट बना के ऊपर सीनियर को भेज देता था या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को भेज देता था। तो कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये पहले तो नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन जब कुछ लोग, जो आपका दुश्मन थोड़ा ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाए, बड़ा हो जाए, तो वो अंदर की बातें निकाल लेते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात अंडरवर्ल्ड में फैलने लगी कि जो हमारा पिछले दिनों नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं से बटाटा वाला की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, जो उसके एक्शन को लेके हमारा जो नुकसान हुआ है। खबरें देने वाले भी वही थे, सब दाऊद के दुश्मन थे, उस तरह। और शफ़ी तूफ़ानी जो शरेआम बाज़ार में खड़ा होके, फुटपाथ पे खड़ा होके हर अरे गहरे के सामने गालियाँ निकालने लग जाता था, कभी छोटा राजन को, कभी हाजी मस्तान को, कभी दाऊद इब्राहिम को। तो इस उसका एक ये दिखाने का तरीका था कि मैं किसी से नहीं डरता, जिसने जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ दो, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन थी फारूक बटाटा वाला की। इसी तरह उस तरह ने दाऊद से पंगा लिया, सपना दीदी की मदद की, उसके पीछे भी फारूक बटाटा वाला का हाथ था। तो इसी तरह एक दिन एक वो जो खान नाम का जो आदमी था, पहला नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका भी, उस शख्स ने कुछ बात करते करते उसकी फारूक बटाटा वाला के साथ तू मैं हो जाती है। गुस्से में आके फारूक बटाटा वाला अपना लाइसेंस्ड रिवाल्वर या पिस्टल जो भी था वो निकालता है, और उसको डराने के लिए, जो मुझे बाद में बटाटा वाला ने बताया, तो उसको डराने के लिए उसने रिवाल्वर निकाला और उस शख्स ने फारूक बटाटा वाला से वो वेपन छीनने की कोशिश की, और उस चक्कर हाथों पाई में एक गोली चली जो शख्स को लगी और खान वहीं पे मर गया। और वो एक आदमी मर गया, अभी तो मर्डर केस हो गया।
अब फारूक पराठा वाला के लिए बहुत मुश्किल का टाइम आया, तो वो वहाँ से भाग के 2-3 दिन अंडरग्राउंड हुआ। फिर हम भी साहब हम ऑफिसर के पास गए सब देखने के लिए, इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसके सीनियर भी उन्होंने भी हेल्प किया सब। तो कर करा के तीसरे चौथे दिन इसको पेश किया गया, क्योंकि 302 का केस था, गोली चली थी, आदमी मर गया था, मर्डर हो गया था और भरे बाजार हुआ, सब विटनेस थे। तो इस आदमी को वो तारीख वारीख पहने के बाद बेल नहीं हुई और जेल जाना पड़ा। 18 महीने तक फारूक पराठा वाला को जुडिशल कस्टडी में जेल में रहना पड़ा। लेकिन वो ऐसा था कि सब जेल में जाके भी काम करता रहा। जेल में जितने डिफरेंट गैंग के डेटिन्यूज थे, कोई किसी केस में बंद है, किसी केस में बंद है, किसी की ज़मानत नहीं हो रही, किसी को पूछने वाला नहीं, तो उनके साथ भी फारूक पराठा वाला ने उनकी बातें सुन के उसके नोट्स बनाए। उसने अंदर बैठे बैठे इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जितनी शायद बाहर उसने 18 साल में नहीं की थी। तो जेल से बाहर आने के बाद जब उसकी बेल हुई तो उसने वो पूरा एक रिसर्च पेपर, एक स्टडी पेपर तैयार किया और उसके बाद उसका जो करेक्टिव मेथड था वो तैयार किया और एक एक्शन रिपोर्ट उसने बनाई कि इन बातों को लेके क्या क्या एक्शन हमारा डिपार्टमेंट, पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या इमीडिएटली करना चाहिए, क्या इन द लॉन्ग रन करना चाहिए। वो जब सारी लिस्ट बन गई, सब हुआ, तो फिर अंडरवर्ल्ड के लोग परेशान हुए कि अगर ये सारी लिस्टें, इसकी पूरी रिसर्च पब्लिक होती है तो हम सब लोग तकलीफ़ में आ जाएंगे। उसमें जो जेल में बैठे लोगों उसके नाम भी मिल गए पराठा वाला को, वो उसने कितने की स्मगलिंग की थी, जब कितने मर्डर किए थे, एक मर्डर के कितने पैसे मिले, किसने दिए, कैसे दिए, कहाँ दिए, उसने उन पैसों का क्या किया, इस किस्म की अंदरूनी जानकारी पूरी पराठा वाला निकाल के ले आया। और फिर कवायद शुरू होती है पराठा वाला को रास्ते से हटाने की। और उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे जिनसे बात की जाती है, वो कोई उसको मारने को तैयार नहीं होता, क्योंकि आधे लोगों को तो जानता था वो पर्सनली, और जो आदमी जानते थे वो उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। अब छोटे आदमी के लिए पराठा वाला जैसे आदमी को मारना बहुत मुश्किल सा काम लगता है। उसकी कदर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे और उसने हेल्प भी बहुत लोगों की हुई थी। कभी छोटे मोटे केस में छोड़ दिया, किसी की वैसे मदद कर दी, किसी को पैसे की ज़रूरत है तो अपने सीक्रेट फंड से या रिवार्ड मनी से एडजस्ट करके दे दिया। तो लाखों करोड़ों रुपए के रिवार्ड्स पराठा वाला के कैरियर में उसने डिफरेंट इन्फॉर्मेंट्स को दिए, खबरियों को दिए और उनको उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी। किसी को ये पता नहीं चलता था कि कितने पैसे किस आदमी को दिए गए, वो सिर्फ पराठा वालों को पता होता था, जहाँ एक दो सीनियर को जो उसके खास होते थे। तो एक नेटवर्किंग की वजह से कोई ऐसा आदमी इमीडिएटली नहीं मिल रहा था जो पराठा वाला को मारे। तो जो मैंने पहले बात की थी कि आरिफ कालिया, सादिक कालिया का छोटा भाई, 97 में दिसंबर में सादिक कालिया का एनकाउंटर होता है। 98 जनवरी में आरिफ कालिया दुबई से सऊदी अरेबिया से बॉम्बे आता है अपने भाई का बदला लेने के लिए। वो मैंने पूरा एक एपिसोड बना के आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी, आपको वो पसंद भी किया है, उसके बहुत अच्छी व्यूअरशिप आ रही है, आपके कमेंट भी अच्छे आ रहे हैं। तो वो नया नया उस शख्स ने डी कंपनी, छोटा स्टील कंपनी ज्वाइन की थी। वो जनवरी में आता है 98 में, और मई 98 उसके पहले एक तो काम कर चुका होता है और मई में उसको, 1 मई को उसको ऑर्डर दिया जाता है, उसको काम दिया जाता है कि आपने फारूक पराठा वाला को मारना है। तो वो पोतुरह की तो 3-4 दिन पहले की होगी, लेकिन 1 मई को शाम के समय आरिफ कालिया और रशीद मलबारी और सागिर शेख, रशीद मलबारी सादिक के साथ था, इसका जोड़ीदार जो था वो सगीर शेख था। तो ये दोनों जान भिंडी बाजार एरिया में जाते हैं।
ग्राउंड फ्लोर पे जो घर के बाहर फारूक बटाटा वाला इनको नज़र आता है थोड़ी देर रुकने के बाद। तो ये बिना उसको टेकन अबैक, तो उसका जो वेपन था वो भी शायद उसके पास नहीं था, केस के बाद जमा करवाया होगा पुलिस में, वापस मिला नहीं होगा। तो उसको आवाज़ दे के, और जैसे उसने देखा तो उसको मोहम्मद आरिफ कालिया ने उसको गोलियों से वहीं ढेर कर दिया उसके घर के बाहर, उसकी बीवी के सामने। और किसी को रिएक्ट करने का मौका मिलने के पहले वो अपने मोटरसाइकिल पे, सगीर मोटरसाइकिल चला रहा था, आरिफ पीछे बैठा था। तो ये बटाटा वाला को उसके घर के बाहर गोलियों से मार के ये लोग फरार हो जाते हैं। तो ये किस्सा था एक उस ऑनेस्ट ऑफिसर का जो हालात की वजह से इस पूरा जो हमारे समाज का एक करप्ट सिस्टम है उस सिस्टम का शिकार हो गया। लेकिन बहुत से ऑफिसर्स जैसे और भी हैं जो उसकी लड़ाई को आगे जारी रखे हुए हैं। तो इस कहानी को आप एंजॉय कीजिए आज के दिन। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।